हेलो प्यारे साथियों, आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए हम सब क्लास 10 के अंशाल पेपर हल करें। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बहुविकल्पी क्वेश्चन से हम सब शुरू करते हैं और 2-3 वीडियो के माध्यम से एक एक पेपर को हल करते हुए चलेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो एक एक पेपर को, अंशाल पेपर को हल करते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। जिस क्वेश्चन के साथ उसके आसपास के जो क्वेश्चन हो वो भी हल हो सके। तो आइए देखिए, हमने एक अंशाल पेपर का ही क्वेश्चन हमने अलग से लिख लिया है, जिससे कि इसमें देखिए, इसमें जो है अंशाल पेपर में टिक लगा चुके हैं। क्वेश्चन को हल करते हुए टिक लगा चुके हैं, किसी दूसरे का था तो टिक लगा चुके हैं। तो इसलिए हमने जो है आपके लिए जो है हमने अलग से लिख लिया है। जैसे अभी मान लीजिए हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं क्वेश्चन, तो उस पर टिक लगा है ऑप्शन पे, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए हमने क्वेश्चन को जो है अलग से लिख लिया है और ये अंशाल पेपर का ही क्वेश्चन है, आप मिला के देख लीजिएगा। और देखिए, इस अंशाल पेपर में कहीं कहीं स्टार लगा है तो उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी बुक्स के हटा दिया गया है बोर्ड एग्जाम से, उस टॉपिक को। तो हमने उन क्वेश्चन को नहीं लिया है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, मान लीजिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं। इसे हम देखिए समझते हुए चलेंगे, यहाँ से अंशाल हल करेंगे समझते हुए चलेंगे। मान लीजिए कोई आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिए यहाँ पर दिया गया ए और बी। तो अगर ए बराबर हम मान ले रहे हैं 2 है कोई संख्या, और बी बराबर अगर हम मान ले 4 है, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक करना है, ऑप्शन के हिसाब से कहा गया है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, ए और बी के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए और बी के लिए कहा गया है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। मान लिया हमने कि कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी में हमने ए बराबर 2 मान लिया और बी बराबर 4 मान लिया। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, हमने ए बराबर 2 मान लिया और बी बराबर 4 मानेंगे। अब इस ऑप्शन में सर्टिफाइज करेंगे कि कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए ए बराबर 2, यानी एक जगह पर हम 2 रखें, अगर ए बराबर 2 रखें और इन दोनों का मासा निकालें। देखिए कहा गया कि ना ए बराबर 2 रखें और इन दोनों का संख्याओं का मासा निकाल रहे हैं और इंटू बी करें तो क्या हमारा बराबर हो रहा है। तो अगर देखें 2 और 4 का मासा कितना होगा, 2 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो मासा कितना होगा, 2 होगा। अगर हम मासा की जगह पे 2 रखें ए और बी का, और फिर 2 से गुणा, मतलब फिर जो है बी से गुणा करा दें, बी की कितना है 4 है, तो गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा कितना 4, यहाँ गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 2 बराबर 8। तो क्या ये ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ठीक। अब बी ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन कहा गया कि ए इंटू बी, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल करिए। तो ए इंटू बी करेंगे, 2 गुणे 4 करेंगे बराबर, कहा गया ए बी का लासा, ए बी का लासा, ए तो हमारा था मासा, 2 क्या था मासा है, ए और बी का मासा कितना है 2 है। अगर ए बराबर 2 मान रहे हैं, बी बराबर 4 मान रहे हैं, तो इन दोनों का मासा कितना है 2 है, कॉमन फैक्टर लेते हैं। अगर हम कहें कि लासा इन दोनों का, ए और बी का लासा कहें आपसे, तो कहेंगे ए बी का लासा कितना होगा 4 होगा, ठीक। ए बी का लासा कितना होगा 4 होगा। तो ए और बी, ए इंटू बी करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 दूना के 8 हो जाएगा बराबर, और लासा करेंगे इन दोनों का तो कितना होगा 4। यानी कि क्या हमारा ए क्रॉस बी बराबर क्या लासा के, नहीं बराबर, क्योंकि देखिए 8 बराबर 4 आ रहा है, 8 बराबर 4 आ रहा है, यानी कि हमारा यह बी भी ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे ऑप्शन चेक करते हैं। कहा गया कि दोनों संख्याओं का मासा और दोनों संख्याओं का लासा बराबर कितने, बी संख्या के। तो बी संख्या हमने कितने लिया, 4 लिया है, बी संख्या में कितना लिया 4 लिया, तो 4 बराबर दोनों संख्याओं का मासा कितना है 2 है, दोनों संख्याओं का मासा कितना 2 है, और दोनों संख्याओं का लासा कितना है 4 है। तो 2 और 4 से गुणा कराएंगे कितना होगा 8 हो जाएगा। तो यानी कि कितना हमारा है 4 बराबर 8 है। तो क्या है ऑप्शन सही से 4 बराबर 8 है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आइए लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन चेक करते हैं। डी ऑप्शन चेक करेंगे, देखिए ए और बी का मल्टीपल कहा गया है, तो ए और बी का मल्टीपल करेंगे, 2 दूना 2 चौके 8 हो जाएगा, हो जाएगा, और बराबर दोनों संख्याओं का लासा गुणे मासा करना है। तो इन दोनों संख्याओं का लासा है और इनका मासा, तो मासा हमारा कितना निकला था 2 और लासा कितना है 4। तो देखिए कितना आ रहा है 8 बराबर 8 आ रहा है, आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 8 बराबर 8 आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से देखिएगा, देख लीजिए। वहाँ कहा गया किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं। तो मान लीजिए हमने माना कि ए पूर्णांक 2 है, बी बराबर 4 है, तो दोनों का मासा निकला है, ये 2 और 4 का मासा 2 निकला, लासा 4 निकला। अब इन ऑप्शनों में रखकर हमने चेक किया कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कहा गया कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने देखिए ए बराबर 2 रखे हैं और कहा गया मासा कितना था 2 में फिर 20 गुणा कराएं 4 का, तो 2 बराबर 8 आ रहा है, यानी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर वैसे ही हम चेक किए तो यह भी वैसे ही कर रहा है, 8 बराबर 4 आ रहा है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। फिर हमने सी ऑप्शन देखा, यहाँ भी देखा
बी बराबर 4 रखा, क्योंकि हमने बी बराबर 4 माना है, 4 रखा, और मासा ए और इंटू बी का, एक और इंटू बी का मासा हमने निकाला कितना है, मासा 2 है, और इंटू लास्ट गुणा करा रहे हैं तो 4 गुणे 8 आ रहा है, 4 बराबर 8 आ रहा है, क्योंकि कि ए भी ऑप्शन सही नहीं। अगर हम डी ऑप्शन देखें तो हम सब जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं, चेक करके देख रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर आपको याद है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है, आपको फार्मूला पता है, नहीं पता है तो यहाँ से चेक कर लीजिए। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया यदि m बराबर 5 है और n बराबर m+7 है तो कहा गया रूट में m² + n² का मान होगा। तो क्या करना, देखिए पहले m का मान दिया है, यहाँ से n का मान निकाल लीजिए। तो अगर इसमें देखें n बराबर हम, तो m का मान कितना 5 यहाँ से रखेंगे, 5 + 7 करेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा। यानी m बराबर हमें कितना मिला, 12 मिला, और n बराबर कितना, m बराबर हमें 5 दिया गया है और n बराबर कितना 12 है। अब इसी में मान रख के हल कर लेंगे। तो आइए मान रखते हैं m², m बराबर कितना है 5 है, 5 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, प्लस n², n बराबर कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बराबर 144 हो जाएगा रूट में। तो इनको हल करेंगे तो 25 में 144 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 169 हो जाएगा। देखिए 5 4 9 4 2 6 169 हो जाएगा। अब 169 किसका वर्गमूल है, 13 का, तो हम सब जानते हैं 13 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए ax1 दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, कौन कौन, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, दो रैखिक समीकरण दिए गए और कहा गया कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें 3 कंडीशन होती हैं। क्या, जब दो रेखाएं समांतर हो, मान लीजिए एक रेखा ए हुई आपकी, एक रेखा ए हुई, ठीक, दोनों क्या है, समांतर है, पैरेलल हैं, दोनों क्या है, समांतर है। जब दो रेखाएं समांतर हों, क्या हो, समांतर हो, रेखाएं जब दोनों क्या हो, समांतर हो, जब दो रेखाएं समांतर हों तो मान लीजिए रेखा पहली क्या होने, a1x + b1y + c1 है बराबर 0 है, और मान लीजिए दूसरी रेखा क्या है, a2x + b2y + c2 = 0 है। जब दोनों रेखाएं समांतर हो, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हो, तब सा कौन सा कंडीशन होता है, हम सब जानते हैं कि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट आर इक्वल टू c1/c2। ठीक, जब दो रेखाएं का हो, समांतर हो, परस्पर जब दो रेखाएं समांतर हो तो हम कौन सा देखेंगे, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट आर इक्वल टू c1/c2। यानी हमें क्या चाहिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 चाहिए। तो हमारे कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए देखिए दूसरा देखते हैं। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह क्या है, जब दो रेखाएं समांतर हो तो हमारा कंडीशन कौन होता है, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट आर इक्वल टू c1/c2। लेकिन हमें डज नॉट यहाँ दिया नहीं है, यहाँ बराबर दिया गया है। तो आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। संपाती के लिए कब होती है, संपाती रेखाएं तब होती जब एक रेखा दूसरी रेखा पर हो। मान लीजिए ए रेखा है, पहली समीकरण का ए रेखा है, ए मान ले रहे हैं यही, और फिर इसी पे दूसरी एक रेखा बी भी है, तो क्या एक दूसरे पे संपाती हैं। अगर एक दूसरे पे संपाती हैं तो हमारा कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 क्या होता है, c1/c2 होता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या हो, संपाती हो। ठीक है, और तीसरा यही हमारा सही भी ऑप्शन होगा। और लेकिन तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा देखते हैं, जब रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं, मान लीजिए एक रेखा ये हुई, एक रेखा हुई, दोनों एक दूसरे बिंदु पर काट रही हैं, एक बिंदु पर प्रच्छेदित कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, तब हमारा क्या होगा, मान लीजिए एक रेखा का समीकरण ए हो गया और एक रेखा का समीकरण ए हो गया, तो हमारा कंडीशन बनता है क्या, जो बनता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया था कि a1x1 + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 कहा गया था। दो रैखिक समीकरण है, तो इनमें से कौन सा कंडीशन सही है कि किसके लिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के लिए। तो हमने देखा कि पहली कंडीशन है कि रेखाएं अगर समांतर हो, मान लीजिए दो रेखा दी गई, एक दूसरे के समांतर है, कहीं पर न कटिंग कर रही हैं, अनंत तक जा रही हैं, इन्फिनिटी तक ऐसे रही हैं, तो हमारा कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, लेकिन जब रेखाएं संपाती हों, एक रेखा दूसरी रेखा पर हो, संपाती हों, तो हमारा कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और वहीं अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद कर रही हैं तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें हमारा, जहां भी समझने में दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और स्पीड अगर तेज लगे तो आप बताइएगा, क्योंकि हम वीडियो भी छोटा बना रहे हैं, अपलोड करने में भी दिक्कत होती है, इसीलिए। ठीक है, हम धीरे धीरे आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ऐसे ही रोज प्रोवाइड करते रहेंगे, हर रोज। ठीक है, डेली। कहा गया यदि a = 30 है, क्या है, a = 30 है, तो कहा गया 1 + tan² + बटे में 1 + cot² का मान ज्ञात करना है।
कोण दिया गया है, कोण दिया गया है तो कोण का मान रखेंगे इसी में। तो ये रखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, ए का मान कितना है 30 अंश है, 30 रख देंगे 30 अंश बट्टे 1 प्लस काट स्क्वायर। अब ए का मान कितना है, ए का मान 30 अंश, 30 अंश लिख देंगे। अब हमारा बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश, 1 प्लस काट स्क्वायर 30 अंश, क्योंकि ए के बराबर 30 दिया तो हमने रख दिए, ठीक है, ए बराबर 30 दिया गया था तो हमने रख दिया। अब सबका मान रखेंगे, मान कैसे रखते हैं, अब देखिए आपको पता होना चाहिए tan 30 अंश का मान कितना होता है। देखिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, आप सबको पता होगा tan 30 अंश का मान कितना होता है। tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। वैसे अगर काट 30 अंश का मान देखेंगे तो ये पलट जाएगा, पलटने के बाद कितना होगा √3 हो जाएगा, ठीक √3 हो जाए। अब बस मान रख दीजिए, हल कर लीजिए तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, क्यों होल स्क्वायर होगा, क्योंकि tan स्क्वायर दिया गया था, बटे 1 प्लस काट स्क्वायर होगा, काट स्क्वायर का मान कितना है √3, काट का मान 30 अंश का, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो √3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इनको हल कर लीजिए अच्छे से, तो 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, क्योंकि रूट है तो बर करने फट जाता है, ठीक है। अब बट्टे में कितना हो गया 1 प्लस 3 हो गया। अब इसको हल करेंगे थोड़ा अच्छे से तो कितना होगा एलसीएम लेकर, तो 3 1 के 3 हो गया, प्लस 1/3 हो गया, और बट्टे में कितना आएगा 3 1 4 हो गया, दोनों को जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए 3 1 4, 4/3/4 हो गया। देखिए अब इसको यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर हो गया कितना 3 1 4 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4 हो गया, अब बट्टे 3 हो गया और बट्टे 4 हो गया, और इसको बट्टे 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा हल करेंगे तो 4/3 बट्टे का बट्टा पलट के ऊपर चला गया तो 1/4 हो गया। अब देखिए 4 से 4 ऊपर नीचे कैंसिल आउट, तो मिले कितना 1/3 कितना मिला 1/3। फिर से एक बार देख लीजिए कितना मिला 1/3 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन। एक बार फिर से अच्छे से क्वेश्चन समझ लेते हैं। कहा गया था कि ए बराबर 30 अंश दिया गया था, फिर कहा गया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर का मान ज्ञात करना। तो कि जो ए दिया गया है 30 अंश तो मान रख देंगे, तो tan 30 अंश हो गया बटे काट 30 अंश हो गया। अब जान रहा है कि tan 30 अंश का मान कितना 1/√3 होता है, वैसे काट 30 अंश का मान कितना होता है √3 होता है। बस उसके बाद मान रख दिए हमने, तो यहाँ पर वर्ग दिया था, वर्ग करने पर रूट हट जाता है, आपको पता भी होगा। तो उसके बाद हमने हल कर लिया, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 3 1 के 3 प्लस 1/3, तो 3 1 4 हो गया, 4/3 और बटे में 4, तो देखिए 4/3 बटे 4 1 कर दिया बट्टे का। अब बट्टे का बट्टा पलट जाएगा, 4/3 ऊपर का वैसे ही रहेगा और नीचे का पलट जाएगा तो 1/4 होगा, और यहाँ पर देखिए ऊपर 4 है नीचे भी 4 है, दोनों कैंसिल आउट, तो कितना होगा 1/3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, टी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया था कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दीजिए, मान लीजिए गोले की कोई त्रिज्या r अगर हम मान ले रहे हैं, इसके दुगनी कर दे रहे हैं तो 2r हो जाएगा। कहा गया यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर लीजिए, गोले की त्रिज्या कितनी होती है r होती है, उसका दुगना कर देंगे 2r हो जाएगा, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा बताइए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप सब जानते हैं कितना होता है 4πr² होता है, फार्मूला यही होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो 4πr² होता है। अब जब देखिए जब त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी, जब किसी त्रिज्या में वृद्धि करेंगे तो उसके क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। तो आइए पहले कितना थी, मान लीजिए अगर पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² था, तो अब कितना हो जाएगा 4πr का मान कितना होगा 2r रखेंगे, 2r का होल स्क्वायर, यही तो होगा, नहीं समझ आया। देखिए पहले एक गोले की त्रिज्या कितनी थी r थी, अब कितना होगी 2r होगी, क्योंकि दुगना कहा गया है। पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² था, अब कितना होगा 4πr, r की जगह कितना होगा 2r था, 2r रख दिए हमने। अब यहाँ साल करेंगे 4πr², दोनों को बराबर करेंगे 4π, और r का मान कितना था 2r रखेंगे, 2r का होल स्क्वायर था, बर करेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा और r² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4π से 4π कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, तो हमें मिले 1/3। यानी पहले जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 1 था, अब कितना हो गया 3 हो गया। वृद्धि हो रहा है, कितना परसेंट पूछा है वृद्धि हो रहा है, तो कितना देखिए 1 से कितना बढ़ा है 3 हो गया ना, कितना बढ़ा 2 बढ़ा ना, तो 2। और देखिए वृद्धि परसेंट कैसे निकालते हैं, एक ट्रिक को आपको बता दे रहे हैं। वृद्धि परसेंटेज अगर आपको पूछे तो वृद्धि परसेंटेज बराबर होता है अंतर, इन दोनों का अंतर निकालिए, अंतर कितना है 2 है, तो अंतर गुणे कर दीजिए 100, क्योंकि जब परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर 100 से गुणा करते हैं। देखिए जब आपको परसेंटेज निकालना हो किसी दो संख्या का, तो इनका दोनों का अंतर निकालिए, कितना दोनों का अंतर है 2 का अंतर है, तो हमने लिखा 2 गुणे 100, अंतर गुणे 100, क्योंकि 100 क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, और नीचे करेंगे क्या है नीचे जिससे परसेंटेज, क्योंकि 1 से वृद्धि हो रही है, देखिए 1 से बढ़ रहा है तो 1 के नीचे कर दीजिए, नहीं समझ में आया। फिर से देखिए यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ पर 4 है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 4 देखिए 1 से बढ़ा कितना 4, तो अंतर कितना आएगा हमारा 3 आएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ देखिए 4π से 4π कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 था, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, तो 1 से 4 हुआ, तो कितना का वृद्धि हुई 3 का वृद्धि हुई, अंतर कितना है 3, अंतर गुणे 100 बटे क्या होगा जिससे बढ़ा 1 से बढ़ा है ना, तो 1 नीचे लिख लीजिए। अब इनका हल करेंगे कितना होगा 300% हो जाएगा, ठीक है। तो 300% यही हमारा क्षेत्रफल में पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगी वृद्धि। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है।
फिर कहा गया निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। इसका क्या निकालना, माध्य। माध्य निकालने के लिए यानी समांतर माध्य निकालने के लिए आप सब जानते हैं कि वर्ग अंतराल जो दे रहता है उसके से मदद से हम मध्य बिंदु निकालते हैं। इसी वर्ग अंतराल के मदद से हम निकालते हैं मध्य बिंदु। तो आइए पहले मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु, ठीक, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते, देखिए अगर आपको मध्य बिंदु निकालना नहीं आ रहा तो इन वर्ग अंतराल में जो 0 0 से 2 दिएगा इनको दोनों जोड़िए। तो जोड़ेंगे 0 + 2 करेंगे और बटे करेंगे हाफ, तो क्या होगा 2/2 होगा तो कितना आएगा 1। तो ये हमारा मध्य बिंदु 1 आएगा। अगर आपको नहीं निकालना उस आ रहा है ट्रिक माध्यम से, अगर नहीं तो वैसे देख सकते हैं। देखिए 2 और 4 के मध्य में क्या होगा, 5 होगा, तो हम 5 लिख रहे हैं। देखिए 2 और 4 के मध्य में 5 नहीं, सॉरी 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। देखिए 2 और 4 के मध्य में क्या कौन संख्या है, 3 आएगी। अब वैसे देखिए 4 और 6 के मध्य में कौन संख्या आएगी, 5 आएगी। तो यहाँ 5 लिख सकते हैं। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, दोनों संख्याओं के मध्य में कौन संख्या आएगी। तो वैसे भी आप जोड़ कर भी निकाल सकते हैं। देखिए 6 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे और बटे हाफ करेंगे 2, तो कितना होगा 5 ही तो आएगा। ठीक है, तो ऐसे देखिए इनका दोनों का मध्य बिंदु 5 है भी है। और वैसे देखिए 6 और 8 का मध्य बिंदु कौन सा होगा, कौन संख्या होगी, 7 होगी। तो हम लिख सकते हैं 7। वैसे देखिए 8 और 10 के बीच की मध्य संख्या कौन होगी, 9 होगी, 9 होगी। अब देखिए जब मध्य बिंदु हम निकाल लेते हैं इसे एक्स कहते हैं और बारंबारता को एफ कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब दोनों का गुणा कराइए, एफ इंटू एक्स निकालिए। क्या निकालते हैं, एफ इंटू एक्स। ठीक है, दोनों का गुणा करते हैं, बारंबारता और मध्य बिंदु का गुणा कराते हैं। तो यहाँ कराएंगे 3 1 के, इसका दोनों का गुणा कराएंगे 3 1 के 3 मिलेगा। और इसको कराएंगे गुणा, इसका करना होगा 5 1 के 5 हो जाएगा। ठीक, और इसका कराएंगे 5 5 25 हो जाएगा। ठीक, और इसका गुणा कराएंगे 7 चौके 28 हो जाएगा। और इसका गुणा कराएंगे 9 7 63 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप बारंबारता को जोड़ना है और एफ एक्स जो निकालना है इसे कहते हैं सिग्मा एफ एक्स। जब इसको जोड़ देंगे, ठीक है, और बारंबारता को एन। ठीक है, तो बारंबारता को जोड़ना है। ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी थी। यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पर 2 और 4 का मध्य बिंदु कितना होगा, 3 होगा। 2 और 4 का मध्य बिंदु कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1 × 3 करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जब जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद हमें मिलेगा कितना, 122 मिलेगा। आप इनको जोड़ लीजिएगा, 122 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो जोड़ेंगे तो देखिए 3 1 4 5 4 9 9 4 9 और 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 13 7 20। तो यहाँ मिलेगा n बराबर 20। अब हम सब जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर होता है, क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग यानी सिग्मा एफ एक्स होता है और बट्टे एन होता है। सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना 122 निकला है और बट्टे एन करेंगे 2, तो इससे कैंसिल होगा 2 6 12। देखिए 122 में काटेंगे 2 6 12 और 2 1 के 2, तो यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 20 था, 0.1 अंक चला जाएगा। ठीक है, तो हमें समांतर माध्य बराबर मिलेगा 6.1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो हो सकता है आपको देखने में भी दिक्कत होगी, हमें अपलोड करने में भी। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन कराने का तरीके कैसे है, क्वेश्चन कैसा है, और आप कमेंट जरूर करिएगा जिससे जिससे हमें मोटिवेशन जरूर मिले। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहता है तो हम वीडियो फिर नेक्स्ट जो है इसी प्रकार के लाएंगे और अंसाल पेपर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम कराते हुए चलेंगे, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए समय भले अच्छा आगे लगे, लेकिन क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनके आसपास के भी क्वेश्चन को देखते हुए चलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारे चैनल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, आपका एग्जाम अच्छा हो, हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।